नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव विजय कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग संविधान में एक श्रृंखला शुरू की और संविधान में उसमें हम लोग पढ़ रहे थे संवैधानिक विकास, और उस संवैधानिक विकास के श्रृंखला में हम लोग 1919 के मार्ले मिंटो सुधार तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग यहाँ से आगे शुरू करेंगे 1919 के अधिनियम से। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि संवैधानिक विकास में जो अधिनियम का 3 पोर्शन बचा हुआ है 1919, 1935 और 1947 के कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। 1919 का अधिनियम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम, ये पूरा नाम है इसका। अब इसकी कहानी क्या है, इसमें हुआ क्या क्या था, थोड़ा सा समझते हैं। 1916-17 में ब्रिटिश संसद ने एक रिपोर्ट पारित किया। 1916-17 में ब्रिटिश संसद ने एक रिपोर्ट पारित किया और इस रिपोर्ट का नाम दिया मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या नाम दिया उसको, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में कहा कि भारत के लोग अभी अपना शासन प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए भारत का जो शासन प्रशासन है वो भारतीयों को अभी सौंपा नहीं जाएगा, पहली बात। और इसी मेसोपोटामिया की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों ने या ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया और उस अधिनियम को कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम 1919। और इस अधिनियम को बनाने की जो घोषणा हुई थी, बनाने की घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को। कब हुई, 20 अगस्त 1917 को। और इसीलिए इस अधिनियम को कहा जाता है अगस्त घोषणा पत्र। क्या बोलते हैं, अगस्त घोषणा पत्र। अगस्त से संबंधित 3 घटनाएं हमको पढ़ने को मिलती हैं। एक को हम बोलते हैं अगस्त घोषणा पत्र, जो होती है 20 अगस्त 1917 को। इसी प्रकार से एक प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को भारत के उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों को दिया था, उसको कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। और 8-9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था उसको कहा जाता है अगस्त क्रांति। 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक है अगस्त घोषणा पत्र, एक है अगस्त प्रस्ताव और एक है अगस्त क्रांति। ठीक, अब यहाँ से आगे चलते हैं। इस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान हुए थे, क्या क्या कहा गया था, किसके लिए कहा गया था, एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए शुरू किया जाए इसको। जो पहला प्रावधान है, इसमें प्रावधान क्या किया गया कि भारत के 8 प्रांतों में, भारत के 8 प्रांतों में क्या हुआ, द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। 8 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत के प्रांतों में सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई, तो हम क्या बोलेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के 8 प्रांतों में क्या हुआ, द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ठीक, आगे जब 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको एक सवाल और मिलेगा कि केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया। अब यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। जब
1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। तो उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से 1772 तक। वो प्रॉपर केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था। लेकिन ये जो द्वैध शासन है, ये द्वैध शासन भारत के 8 प्रांतों में लागू है। लेकिन ये लागू हुआ था किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। जो पहले का बंगाल में लागू था वो अलग चीज है, उसमें केवल बंगाल में लागू किया गया था। तो ये क्या हो गया पहला पॉइंट? पहला पॉइंट इसमें ये है कि भारत के 8 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। दूसरा क्या हो, दूसरी पॉइंट क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघ सूची के विषय, संघ सूची के विषय और केंद्र सूची के विषय, केंद्र सूची के विषय का निर्माण किया गया, का निर्माण किया गया। ये भी प्रावधान हुआ कि पहली बार भारत में संघ सूची और राज्य सूची के विषय का निर्माण किया गया। अब इसमें हुआ क्या, जैसे आज के समय में हम देखें तो भारत में जो संघीय शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसमें केंद्र और राज्यों में शक्तियों का क्या होता है? विभाजन होता है, बंटवारा होता है, विषयों का बंटवारा होता है। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार क्या हुआ कि केंद्र के लिए अलग विषय निर्धारित किए गए शासन प्रशासन करने के लिए, और राज्यों के लिए अलग विषय निर्धारित किए गए शासन प्रशासन के लिए। और इसके लिए 2 सूचियों का निर्माण किया जाता है। कौन कौन सी सूची हैं? एक संघ सूची हो गई और एक, सॉरी यहाँ पर दोनों हमने वही लिख दिया है, एक संघ सूची है और दूसरी राज्य सूची है। एक संघ सूची है और दूसरी राज्य सूची है। इन दोनों विषयों का निर्माण किया गया था इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा। लेकिन एक प्रावधान यहाँ पर और किया गया कि राज्य सूची के विषय को, राज्य सूची के विषय को, राज्य सूची के विषय को आरक्षित, राज्य सूची के विषय को आरक्षित और हस्तांतरित, आरक्षित और हस्तांतरित, आरक्षित और हस्तांतरित भाग में बांट दिया गया, भाग में बांट दिया गया, भाग में बांट दिया गया। ठीक, इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। कौन कौन सा भाग है? एक भाग हो गया आरक्षित, एक भाग हो गया आरक्षित और दूसरा भाग हो गया हस्तांतरित। अब इसमें क्या हुआ, जो राज्य सूची के विषय थे जब इनको 2 भाग में बांटा गया तो इसमें कहा गया कि इसको हम और 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक भाग कर दिया गया आरक्षित भाग और एक भाग कर दिया गया हस्तांतरित भाग। जो आरक्षित भाग था ये दे दिया गया प्रांत के गवर्नर को, ये दे दिया गया प्रांत के गवर्नर को। मतलब आरक्षित विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका हो गया? प्रांत के गवर्नर का। और जो हस्तांतरित भाग था, हस्तांतरित भाग पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया उस राज्य की विधान सभाओं को। लेकिन ये भी कहा गया कि अगर राज्य की विधानसभाएं कोई कानून बनाती हैं और उस कानून को, अगर वह कानून प्रांत के गवर्नर को पसंद नहीं आता है तो प्रांत का गवर्नर विधानसभा के द्वारा हस्तांतरित विषय पर बनाए गए कानून पर वीटो पावर कर सकता था, वीटो कर सकता था, मतलब उसको रद्द कर सकता था। तो यहाँ पर राज्य सूची के विषय को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा भाग? एक भाग कर दिया गया आरक्षित और एक भाग कर दिया गया हस्तांतरित। ठीक, अब अगली पॉइंट क्या है? अगला प्रावधान इसमें किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया,
राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पर कई दो तीन चीज़ों का गठन होता है, सबको इकट्ठे देख लेते हैं। एक तो हो गया राज्य लोक सेवा आयोग, और इसको हम बोलते हैं PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको हम बोलते हैं लोक सेवा आयोग। फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको आज हम CAG बोलते हैं, इसकी नियुक्ति पहली बार कब होती है? 1919 के अधिनियम के द्वारा परीक्षक की नियुक्ति। और लोक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, परीक्षक की नियुक्ति और लोक लेखा समिति का गठन, लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। समिति का गठन कब किया गया था? वर्ष 1921 में गठन किया गया, गठन किया गया। तो यहाँ से ये तीनों सवाल पूछा हुआ है, कौन कौन सा? कि जो 1921 का अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई, और लोक लेखा समिति का क्या हुआ? गठन हुआ। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है, और जितनी भी संसदीय समितियां हैं, इन सभी संसदीय समितियों में सबसे पुरानी संसदीय समिति है लोक लेखा समिति, क्योंकि इसका गठन हुआ था सबसे पहले 1921 में, और अन्य जितनी संसदीय समितियां हैं वो 1950 या उसके बाद की बनी हैं। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है सबसे प्राचीन संसदीय समिति, सबसे प्राचीन संसदीय समिति, सबसे प्राचीन संसदीय समिति। ठीक, सबसे प्राचीन संसदीय समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, क्योंकि इसका गठन पहली बार कब हुआ था? तो इसका गठन होता है वर्ष 1921 में। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला प्रावधान इसमें क्या हुआ? अगला प्रावधान इसमें ये किया गया कि जो सिख हैं और जो ईसाई हैं, सिखों और ईसाइयों को भी द्वैध शासन प्रणाली प्रदान की गई। इनको भी द्वैध शासन प्रणाली प्रदान की गई। और द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत हुई थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत, और उसमें पहली बार मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई थी। और 1919 के अधिनियम के द्वारा किसको प्रदान की जाती है? तो ये दी जाती है सिखों और ईसाइयों को। किसको? ये प्रणाली प्रदान की जाती है सिखों को और ईसाइयों को, द्वैध या इसी को हम बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब आगे देखते हैं अगला प्रावधान इसमें क्या हुआ था। अगला प्रावधान इसमें यह किया गया कि जो केंद्रीय विधान मंडल हैं, जो केंद्रीय विधान मंडल है, केंद्रीय विधान मंडल, और केंद्रीय विधान मंडल से तात्पर्य क्या है? जैसे आज के समय में हमारी लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय विधानमंडल। तो उसी प्रकार से उस समय का जो केंद्रीय मंडल था, केंद्रीय विधानमंडल था, उसके बारे में प्रावधान किया गया है
कि जो केंद्रीय विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनात्मक बनाया गया। पहली बार द्विसदनात्मक बनाया गया। पहली बार द्विसदनात्मक बनाया गया। और जो पहली बार द्विसदनात्मक बनाया गया तो इसमें 2 सदन बनाए गए। और 2 सदन कौन कौन से थे? जो उच्च सदन था, उच्च सदन को कहा गया राज्य परिषद। उच्च सदन किसको बनाया गया? राज्य परिषद। और निम्न सदन बनाया गया विधानसभा को। निम्न सदन बनाया गया किसको? विधानसभा को। जैसे आज के समय में लोकसभा को हम बोलते हैं निम्न सदन, वैसे उस समय विधानसभा को क्या बोलते थे? निम्न सदन। जैसे आज के समय में राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, वैसे हम तब के समय में उच्च सदन किसको बोलते थे? राज्य परिषद को। तो ये भी सवाल पूछा हुआ है कि पहली बार केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक कब बनाया गया? तो हम क्या बोलेंगे? 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रावधान इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। मत देने का अधिकार मिला। और अगर आपसे दुनिया में पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, कहाँ मिला? तो हम क्या बोलेंगे? न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। जबकि भारत में ये प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत में ये प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। कब हुआ? 1919 के अधिनियम के द्वारा। अब इस 1919 के अधिनियम में जो विशेषताएं थी, थोड़ा सा एक बार इसको हम लोग सरसरी निगाह से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे इस अधिनियम के द्वारा पहला प्रावधान क्या हुआ था कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के 8 प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। और इस प्रणाली के द्वारा 8 प्रांतों में लागू किया गया द्वैध शासन प्रणाली। और इस अधिनियम के द्वारा संघ सूची के विषय का निर्माण किया गया और राज्य सूची के विषय का निर्माण किया गया। और जो राज्य सूची के विषय थे इसको 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? एक है आरक्षित भाग और एक है हस्तांतरित भाग। उसी प्रकार से इस अधिनियम के द्वारा 3 चीज़ों का नया गठन या नियुक्ति होती है। कौन कौन सा? एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होता है, दूसरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है और तीसरा लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। ये सारे प्रावधान किस अधिनियम में होते हैं? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम में होते हैं? 1919 के अधिनियम के द्वारा। अब इस अधिनियम के बाद जो अगला अधिनियम है उसको हम बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1935। उसको हम क्या बोलते हैं? भारत परिषद अधिनियम 1935। और उस 1935 के अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं 1935 के अधिनियम को। और यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ मिस कर गई, उसको भी लिख देते हैं। जो भारत परिषद अधिनियम 1919 था, ये किस रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था मेसोपोटामिया की रिपोर्ट के आधार पर। ये पारित किया गया था मेसोपोटामिया की रिपोर्ट के आधार पर। और ये जो मेसोपोटामिया की रिपोर्ट है ये कब पारित की गई थी? तो ये पारित की गई थी ब्रिटिश संसद के द्वारा वर्ष 1916-17 में। ये पारित की गई थी वर्ष 1916-17 में।
और इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के लोग अभी अपना शासन प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए अभी भारत को स्वतंत्र नहीं किया जा सकता, भारत को स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद अगला जो हमारा अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935, उस अधिनियम में से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट अधिनियम है। और उस जितनी भी 1919 में बातें हुई थी उसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप हमको देखने को मिलता है किस अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम 1935, या इसी को हम बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत परिषद अधिनियम 1935 या इसी को हम बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे समझते हैं इसको। जैसे पहला प्रावधान क्या हुआ था कि भारत को एक संघ के रूप में, भारत को एक संघ के रूप में गठित करने का प्रावधान किया गया, गठित करने का प्रावधान किया गया, करने का प्रावधान किया गया, गठित करने का प्रावधान किया गया। प्रावधान तो किया गया लेकिन काम हो नहीं पाया, क्यों नहीं हुआ समझते हैं। 1 अप्रैल 1937 को भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। 1 अप्रैल 1937 को भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई और जो भारत को एक संघ के रूप में गठित किया जाना था वो सपना पूरा नहीं हो पाया। और इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में 11 प्रांतों में विधानसभाओं का चुनाव भी करवाया गया, 11 प्रांतों में विधानसभा का चुनाव भी करवाया गया। अब आगे देखते हैं। प्रावधान किया गया था लेकिन प्रावधान किया गया था लेकिन 1 अप्रैल 1937 को 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई, लागू कर दी गई। इसीलिए लागू कर दी गई, इसीलिए भारत संघ के रूप में गठित नहीं हो पाया या भारत संघ के रूप में गठित नहीं हो पाया, संघ के रूप में गठित नहीं हो पाया। ये दोनों सवाल पूछे गए हैं, कौन कौन से। पहला कि भारत को एक संघ के रूप में, भारत को एक संघ के रूप में गठित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो हम क्या बोलेंगे 1935 के अधिनियम के द्वारा। और यहाँ पर एक घटना और हो जाती है कि 1 अप्रैल 1937 को भारत में एक प्रावधान लागू किया जाता है प्रांतीय स्वायत्तता। और प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब होता है, प्रांत मतलब राज्य और स्वायत्तता मतलब होती है स्वतंत्रता, स्वायत्तता मतलब होती है स्वतंत्रता। और जब प्रांत स्वतंत्र कर दिए गए तो इसको संघ के रूप में शामिल नहीं किया गया, इसीलिए भारत का संघ के रूप में गठन नहीं हो पाया। अब दूसरा प्रावधान कौन सा हुआ, दूसरा प्रावधान इसमें ये किया गया कि द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली को राज्यों से हटाकर, द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों से हटाकर या प्रांतों से हटाकर कहाँ पर लागू कर दी गई, केंद्र में। प्रांतों से हटाकर केंद्र में
द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि द्वैध शासन प्रांतों में कब लागू किया गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। और प्रांतों से कब हटाया गया, तो उसका भी आंसर क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। और प्रांतों में कब लागू किया गया, तो हम क्या बोलेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक, अब अगला प्रावधान क्या हुआ, अगला प्रावधान इसमें यह किया गया कि 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, 35 के अधिनियम के द्वारा, जिसको आज हम म्यांमार कहते हैं, उसको कभी कहा जाता था बर्मा। मतलब इस अधिनियम के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो क्या लिखेंगे, 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा या म्यांमार को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया। 1937 में अलग कर दिया गया। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया, तो हम क्या बोलेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में अलग कर दिया गया। और इसके द्वारा एक प्रावधान और हुआ कि 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के द्वारा अक्टूबर 1937 में, अक्टूबर 1937 में या 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट का गठन किया गया। फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, संघीय न्यायालय। फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय का गठन किया गया। संघीय न्यायालय का गठन हुआ। और ये जो संघीय न्यायालय गठित हुआ था, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, इस संघीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे, मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था सर मॉरिस ग्वेयर को। मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर ये थे तत्कालीन मुख्य उच्चतम न्यायालय, तत्कालीन फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जैसे कि आपने 1973 के एक्ट के द्वारा जो 1974 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। और यहाँ पर जो संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट का स्थापना हुआ, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस ग्वेयर। कौन थे, सर मॉरिस ग्वेयर। और ये जो फेडरल कोर्ट स्थापित किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसे केंद्र और किसी राज्य के बीच अगर किसी बात पर कोई विवाद होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य कोई वाद विवाद होता है, तो उस मैटर को सॉल्व करने का काम कौन करेगा, संघीय न्यायालय। और इस उद्देश्य से इसका क्या हुआ, गठन किया गया था। और जो अगला प्रावधान था, अगले प्रावधान के अंतर्गत क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा हरिजन वर्ग को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान
की गई। अगला प्रावधान कौन सा हुआ? अगला प्रावधान हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा यूपीएससी का गठन हुआ। यूपीएससी का गठन हुआ था, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? वर्ष 1935 के अधिनियम के द्वारा। और लास्ट इसमें क्या प्रावधान हुआ था कि इस अधिनियम के द्वारा वर्ष 1937 में 11 प्रांतों में विधानसभा का चुनाव कराया गया। विधानसभा का चुनाव कराया गया। विधानसभा का चुनाव कराया गया और इनमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और जो 3 प्रांत थे अन्य, उसमें गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। जब आगे इस 1947 के अधिनियम के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें प्रांतीय विधानसभा 1937 के बारे में पढ़ा जाएगा कि जो 1937 में 11 प्रांतों में विधानसभा का चुनाव करवाया गया था, उन 11 प्रांतों में 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली, 3 प्रांतों में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी थी। तो मिला जुलाकर 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी और जो 3 प्रांत थे उसमें गैर कांग्रेस की सरकार बनाई गई थी। अब ये 8 प्रांत कौन कौन से थे? एक था उड़ीसा, दूसरा बिहार, तीसरा संयुक्त प्रांत, चौथा मध्य प्रांत, 5वां मद्रास। ये पूर्ण बहुमत के थे। फिर गठबंधन वाली सरकार में एक था पश्चिमोत्तर प्रांत पाकिस्तान में, जिसको आज हम बलूचिस्तान बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका बम्बई और तीसरा असम हो गया। यहाँ पर गठबंधन की सरकारें बनी थी। मिला जुलाकर कितने प्रांतों में सरकार बन गई? 8 प्रांतों में। और इसी समय एक काम और हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को एक बैंक का गठन किया जाता है और उस बैंक को हम क्या बोलते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। और आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, इन प्रथम गवर्नर का नाम क्या है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इनका नाम क्या है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये हैं आरबीआई के प्रथम गवर्नर। और अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो उनका नाम था आर.के. खडमुखम चेट्टी। आर.के. खडमुखम चेट्टी। और ये क्या थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर आर.के. खडमुखम चेट्टी। इतने सारे सवाल हो गए। अब यहाँ से भारत शासन अधिनियम की कहानी समाप्त होती है। और एक सवाल यहाँ से और पूछा गया था कि क्या भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना था? तो भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी। भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी। प्रस्तावना नहीं थी। और ब्रिटेन की संसद के द्वारा जितने भी अधिनियम पारित किए गए थे, उन अधिनियमों में सबसे लंबा अधिनियम या सबसे बड़ा अधिनियम कौन था? वो था हमारा भारत परिषद अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935। ये तो बात हो गई भारत शासन अधिनियम 1935 की। अब 1935 के बाद
अगला जो लास्ट अधिनियम है जिसको हम क्या बोलते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या नाम है उसका, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इसके पढ़ने के साथ ही जो एक्ट और अधिनियम की कहानी थी वो हमारी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया जो अंतिम अधिनियम था उसको हम क्या बोलते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसमें होता क्या क्या है, थोड़ा सा रूपरेखा उसकी समझते हैं तो चीज़ें बढ़िया से समझ में आएंगी। वर्ष 1940 में 23 मार्च को एक सम्मेलन बुलाया गया मुस्लिम लीग का, और उस सम्मेलन को अधिवेशन भी कह सकते हैं। और मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन को कहा जाता है लीग का लाहौर अधिवेशन या मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग ने खुले तौर पर किसी मंच के माध्यम से पाकिस्तान की मांग किया, और पाकिस्तान की मांग के बाद पाकिस्तान के विभाजन को लेकर और बातें जोर पकड़ती चली गई। और समय समय पर इसके लिए विभिन्न सांप्रदायिक दंगे भी हुए, जैसे 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के आह्वान पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया गया। तो इस तरीके से कई सारी घटनाएं हुई, और अंत में जब पाकिस्तान के विभाजन के लिए जिन्ना और मुस्लिम लीग अड़ गई तो पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया भारत से, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को काट करके। तो उसके बाद एक अधिनियम पारित किया गया, और अधिनियम को क्या कहा गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या नाम दिया गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस अधिनियम के द्वारा कई सारे प्रावधान किए गए थे, थोड़ा एक एक करके समझ लेते हैं, यहीं पर इसको भी समाप्त करते हैं। तो टॉपिक हेडिंग कौन सी है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसमें क्या क्या हुआ था एक एक करके समझते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ये अंतिम अधिनियम था। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए पारित अंतिम अधिनियम, भारत के लिए पारित अंतिम अधिनियम था, अंतिम अधिनियम था। अब इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, ब्रिटिश संसद में पेश किया गया तथा 14 जुलाई 1947 को 14 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इसको पारित किया। 14 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इसको पारित किया, इसको पारित किया तथा 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर किया। ब्रिटिश सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर किया, इस पर
हस्ताक्षर किया। अब कहानी क्या है, कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे जब 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होता है, क्लेमेंट एटली की सरकार बनती है, तो क्लेमेंट एटली की सरकार ने घोषणा किया कि जून 1948 से पहले हम भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। भारत को हम आज़ाद कर देंगे। लेकिन थोड़े ही समय के बाद जब लॉर्ड लुई माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं, तो उन्होंने भारत की परिस्थितियों की समीक्षा किया, नेताओं से मुलाकात किया, विचार विमर्श किया, और उसके बाद जब निर्णय दिया तो इन्होंने कहा कि अब भारत पाकिस्तान का विभाजन लग रहा है अनिवार्य हो गया है, बिना विभाजन किए काम नहीं चलने वाला है। तो जब इन्होंने माउंटबेटन ने क्लेमेंट एटली को ये बात बताया, तो क्लेमेंट एटली ने कहा कि अब जल्दी ही भारत को क्या कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। और इसके लिए 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्ताव के रूप में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, और 14 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इसको पारित कर दिया, और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने इस पर अपना हस्ताक्षर भी कर दिया, और फाइनल मुहर लग गई किस पर, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर। किस पर, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर। और इसके द्वारा किया क्या गया था, इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट होंगे, नामक 2 डोमिनियन स्टेट होंगे, डोमिनियन स्टेट होंगे, 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। ये तो पहला प्रावधान हो गया। अगला प्रावधान क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, एक संविधान सभा का गठन किया गया, तथा प्रावधान किया गया कि प्रावधान क्या हुआ कि जब तक भारत और पाकिस्तान के संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक इन दोनों देशों का शासन प्रशासन किस अधिनियम के अनुसार चलेगा, भारत शासन अधिनियम 1935। तो प्रावधान क्या किया गया कि संविधान निर्माण तक इन दोनों देशों का शासन प्रशासन देशों का शासन प्रशासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाया जाएगा। 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा, या चलाया जाएगा। ये प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम में। और जो लास्ट प्रावधान हुआ, इसमें क्या कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू भारत के पीएम होंगे, और
माउंट बेटन भारत के गवर्नर जनरल होंगे। भारत के गवर्नर जनरल होंगे। भारत के गवर्नर जनरल होंगे। और लियाकत अली ये होंगे पाकिस्तान के पीएम। ये होंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना ये होंगे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन होंगे? मोहम्मद अली जिन्ना। और ये जो भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है, भारत पाकिस्तान का विभाजन एक योजना के तहत होती है और इस योजना को हम क्या बोलते हैं? माउंट बेटन योजना। आपने पढ़ा होगा 3 जून 1947 को भारत के तत्कालीन वायसराय, जिनका नाम क्या है? लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत किया था और उस योजना को क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अब यहाँ से संवैधानिक विकास हम लोग का कंप्लीट हुआ और संवैधानिक विकास के बाद हम लोग यहाँ से जो संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया है उसका हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं पसंद आया होगा। और अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो आप कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को मंजिल तक पहुंचा सकता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करिए तो थोड़ा सा उससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।